प्रिय छात्रों, मैं अर्चना झा अपने भानुमति के पिटारा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित मार्मिक संस्मरण गिल्लू। यह कहानी सिर्फ एक गिलहरी की नहीं है, बल्कि एक लेखक के कोमल हृदय, ममता और जीवों के प्रति दया भावना की सुंदर झलक है। एक दिन लेखिका को उनके घर के बाहर दो कौवे एक छोटे से जीव को नोच रहे थे, यह दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत जाकर उसे बचाया, उसके घाव को धोए, उसकी मरहम पट्टी की और रुई का फहा बनाकर उसके मुंह में दूध टपकाने की कोशिश की। धीरे धीरे वह जीव अच्छा होता गया और महादेवी वर्मा का उससे लगाव बढ़ता गया। गिल्लू धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने लेखिका की अंगुली पकड़ना सीख लिया था। अब वह उनके साथ ही रहता, उनके कंधे पर चढ़ता, किताब पर बैठता और घंटियों की आवाज़ पर दौड़ा चला आता। कभी कभी तो वो उनके साथ उनकी थाली में ही खाना शुरू कर देता, उनकी थाली में ही बैठने की कोशिश करता। गिल्लू और लेखिका के बीच एक आत्मीय रिश्ता बन गया था। वह लेखिका के दुख दर्द को समझता था। जब लेखिका बीमार थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और जब वो अस्पताल से घर आई, तब वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर पर अपना नन्हा पंजा फिराता था। 2 साल बाद गर्मी के एक दिन गिल्लू बहुत शांत हो गया। उसने खाने पीने से मन हटा लिया। लेखिका समझ गई अब उसका अंतिम समय आ गया था और इस तरह उसकी अंतिम भावभीनी विदाई सोनजूही की डालियों के नीचे दे दी गई, सोनजूही के गमले के नीचे दे दी गई। तो यह था कहानी का सारांश। और ये जो महादेवी वर्मा की कहानी है गिल्लू, जो संस्मरण है, उसका मुख्य भाव यह है कि प्रकृति प्रेम, पशु पक्षियों के प्रति करुणा और भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। यह दिखाती है कि प्रेम का बंधन केवल इंसानों तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक छोटी सी गिलहरी भी इंसान के जीवन में सुख दुख का साथी बन सकती है। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि पशु पक्षी भी संवेदनशील होते हैं। प्रकृति के सभी प्राणियों के साथ करुणा और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। जीवन और मृत्यु दोनों को प्रेम से अपनाना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए आपके साथ चलेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। सोनजूही में आज पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का संस्मरण हो आता है, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। यानी कि महादेवी वर्मा इसको याद करती हैं, गिल्लू को याद करती हैं कि कैसे गिल्लू उन्हें चौंका दिया करता था। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। जब सोनजूही में कली लगती है, महादेवी वर्मा को ऐसा लगता है कि गिलहरी पुष्प के रूप में आकर उसे चौंकाने वाली है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में, अब यहाँ पर उन्हें याद आ रही है कि कैसे गिल्लू से उनका मिलन हुआ था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुशुंडी भी विचित्र प्राणी है, विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। महादेवी वर्मा यहाँ पर पितर पक्ष
के बारे में बताती हैं कि हमारे यहाँ जब पितरपक्ष होता है तो कौवों को सम्मानित किया जाता है, कौवों को दावत दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि पितरपक्ष के दौरान जब काक यानी कौवे खाते हैं उनके पितर के नाम से दिए हुए अन्न को तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा कहना चाहती है कि जब कौवे कुचरते हैं तो प्रियजनों के आने के संदेश का आभास होता है, लोगों में खुशी होती है। लेकिन कभी कभी जब गर्मी की दोपहरी में कौवे काव काव की आवाज़ करते हैं तो लोगों को किसी अनहोनी का संदेश लगता है और कौवे को लोग भगाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। अब गिलहरी का बच्चा, उसका शरीर इतना कोमल कि कौवे को उसे खाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। काकद्वय यहाँ दो कौवे के बारे में कह रही हैं महादेवी वर्मा। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, क्योंकि उसमें जान ही कितनी थी। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच ही नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, यानी कि इसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अब जब ये उसके चोंच से घायल हो ही गया है, इसे मरना ही है, तो भैया कौवे का आहार ही बन जाओ तुम। परंतु मन नहीं माना। किसका मन नहीं माना? लेखिका का। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन तक वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी थी। यानी कि अब वो बहुत प्यारा सा गिलहरी का बच्चा तैयार हो गया था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, अर्थात जातिवाचक था जब तक वो गिलहरी का बच्चा था, लेकिन यहाँ लेखिका ने उसे गिल्लू नाम दे दिया और जब गिल्लू स्पेशल नाम उसे मिल गया तो वो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। इतना छोटा सा जीव और इतना ज़्यादा समझदार था कि सबके लिए वो कायल बन गया था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे
पकड़ने के लिए न उठ जाती, यानी कि लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वह पर्दे पर चढ़ता था और पर्दे से उतरता रहता था जब तक कि लेखिका उठकर उसके पीछे भागने ना लगती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात यानी कि छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। अब उसे सानिध्य मिल चुका था लेखिका का। अब वो शांत रहकर लेखिका के क्रियाकलाप को देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसे स्थिति में लिफाफे से बाहर अपने पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। उसे अजीबोगरीब आत्मसंतुष्टि होती थी क्योंकि वो लेखिका के सामने पड़ा रहता था, क्योंकि वो लेखिका को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए प्रयत्नरत रहता था। फिर गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब उनके ये अंदर की बातें थी, उनकी भाषा वो ही जाने। गिलहरियों की भाषा गिल्लू समझता था और इसीलिए लेखिका को ऐसा महसूस होने लगा कि गिल्लू भी अब अन्य गिलहरियों के साथ जाना चाहता है, खेलना चाहता है। और गिल्लू के मन की बातों को जानते हुए लेखिका ने गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तब कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया, यानी कि गिल्लू बाहर तो जाता था लेकिन तब तक बाहर रहता जब तक लेखिका बाहर हुआ करती थी। जैसे ही लेखिका के आने का समय होता तो गिल्लू पहले ही आकर के लेखिका का इंतजार कर रहा होता। यह देखकर लेखिका को बहुत अचंभा हुआ करता था कि छोटे से गिलहरी को भी इतनी आत्मीयता हो गई थी लेखिका से कि वह अब उनका इंतजार करने लगा था। अपने दोस्तों की, अपनी मंडली के साथ खेलता भी और लेखिका का भी ख्याल रखा करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। अर्थात वो लेखिका को यह बताने की कोशिश करता कि मुझे समय पता है कि आप कब आने वाली हैं। देखिए, मैं एकदम ओबीडिएंट बच्चे की तरह, आदर्शवादी बच्चे की तरह आपसे पहले ही आकर आपका इंतजार करने लगता हूँ। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, अर्थात पशु पक्षियों से महादेवी वर्मा का बहुत गहरा लगाव था। उनके घर में बहुत सारे पशु पक्षी थे जिन्हें महादेवी वर्मा ने पाल रखा था और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत कभी नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था मतलब वो सबसे अलग था। उसको लगता था कि उससे प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता महादेवी वर्मा के लिए। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता।
बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, यानी कि उसका सबसे प्रिय भोजन काजू ही था। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता, यानी कि रूठ जाता था। वो दिखलाता था कि मुझे काजू नहीं दोगे तो मैं फिर कुछ भी नहीं खाऊंगा, या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। अर्थात जब लेखिका घायल थी और जब लेखिका अपने कमरे में नहीं आती थी, लेखिका अस्पताल में थी, तो इस बात का गिल्लू को बहुत दुख था। वो बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। जब कोई कमरा खोलता तो उन्हें लगता कि महादेवी वर्मा आई हैं, और वो दौड़ कर आता कमरे के पास, दरवाजे के पास, और फिर महादेवी वर्मा को न देखकर किसी अन्य को देखकर वो लौटकर फिर से अपने झूले में चला जाता था। और यहाँ तक कि वो अपना प्रिय जो उसका भोजन था काजू, वो भी बिल्कुल नहीं खाता था। यह सब देखकर लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटे से जीव में, यानी कि पशु पक्षी में भी इतनी आत्मीयता होती है कि उसको पालने वाले को कोई कष्ट हो तो उस कष्ट से वह भी चोटिल हो जाता है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी कि जो देख रेख करने वाले लोग होते हैं, जो अस्पताल में देख रेख करते हैं, बिल्कुल गिल्लू भी उसी तरह से लेखिका का देख रेख करने लगा था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, यानी कि जब तक महादेवी वर्मा घर में रहती थी तो एकदम अच्छे बच्चे की तरह वो उनके साथ ही रहता, वो कहीं बाहर नहीं जाता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। सोचो कितना होशियार बंदा था कि वो चाहता था कि मैं महादेवी वर्मा को भी देखता रहूं और मैं ठंडक में भी रहूं, इसलिए वो सुराही पर लेटा रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब देखो महादेवी वर्मा कितने कष्ट से इन शब्दों को पिरो रही हैं, लिख रही हैं। अब उनको याद आ रहा है कि कैसे अंत हुआ था गिल्लू का, और ये बड़ा कष्टदायी था महादेवी वर्मा के लिए। उन्हें पता था कि गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष से अधिक नहीं होता है, तो उनको लग रहा था कि अब इससे बिछुड़ने का समय आ रहा है और पता नहीं कैसे मैं इस स्थिति से अपने आप को संभाल पाऊंगी। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में जब अंत का कष्ट भोग रहा था वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि जैसे मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात गिल्लू की मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी
कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ यानी जूही के पीले छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है।